प्यारे बच्चों, आज की हमारी लेसन नंबर 6 की केंद्र सरकार के अगले चैप्टर में, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने इसी टॉपिक में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति और उसकी उपराष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ बढ़ ली। तो मैंने उसमें आपको कहा था कि राष्ट्रपति के बाद हम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल किया था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जवाब मिलान कर लीजिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज हम प्रधानमंत्री की तरफ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था अनुच्छेद कौन से में की गई है? 74 में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है इसके लिए मैं पहले बता दूं। देखो बेटा जी, चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। अपने क्षेत्र में भी आपने सुना होगा MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, और अपने क्षेत्र में MP फिलहाल ये निहाल चंद मेघवाल जी हैं, आपको ध्यान होगा, वो सदस्य बनकर लोकसभा में पहुंचते हैं। जिस दल का बहुमत होता है, सबसे अधिक बहुमत दल वाले नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। यानी प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। चलिए फिर अब हम अपनी संविधान के अनुसार क्या प्रक्रिया उसको भी जानें। संविधान में उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी? संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। यानी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे बहुमत दल कौन से? जैसे हमें पता है BJP, कांग्रेस, जनता दल, इस तरह ये पार्टियां हैं ना जो चुनाव लड़ती हैं, उसमें जिसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं, सीटें मिलती हैं, वही उसमें से उनका जो मुख्य नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम आप सभी जानते हैं। ठीक है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सकता है, यानी अपनी इच्छा का प्रयोग भी कर सकता है। आगे प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां एवं अधिकार। संसदात्मक शासन प्रणाली, ये बात याद रखना, हमारे देश में संसद पढ़ते हैं ना हम, संसद, इसीलिए हम ये कहते हैं कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री संविधान भवन की रूपी व्रत खंड की मुख्य शिला होता है, यानी सारा कार्य प्रधानमंत्री का ही होता है। पहला काम मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री का पहला काम क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन से मंत्री हों। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, मंत्री 3 प्रकार के ही पाए जाते हैं, रखे जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन करना। ठीक है, पहले मंत्रिपरिषद का निर्माण। इससे पहले क्या हुआ कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। फिर प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। मंत्रिमंडल बनाने के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया। किसी को कृषि मंत्री, किसी को विद्युत मंत्री, कोई गृह मंत्री और कोई विदेश मंत्री। तो आपने प्रधानमंत्री का नाम भी पता कर लिया। ठीक है, तो हमारे गृह मंत्री और विदेश मंत्री का नाम भी आप पता कर ले कौन है, नहीं तो मैं बता दूंगा बेटा। ठीक है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री विवेक के अनुसार ही कार्य करता है, यानी अपनी इच्छा से किसी भी विभाग को किसी भी मंत्री को दे सकता है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अंतिम विभाग के वितरण पर साधारणतः कोई आपत्ति नहीं की जाती। दूसरी बात के बाद तीसरा, मंत्रिपरिषद का कार्य और संचालन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व और मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। यानी जितनी भी मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी, मंत्रिपरिषद की बैठकें होंगी, सबकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री।
समस्त कार्रवाई का संचालन भी वही करता है। पर मंत्रिपरिषद की बैठकों में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या एजेंडे में रखे। ठीक, फिर कहता है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय भी स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। कितने भी कानून बनाने हैं लोकसभा में संसद द्वारा तो उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध की स्थापित करता। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चयों से प्राचित करवाता है, सूचित करता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना राष्ट्रपति से संपर्क अपने विभाग के बारे में नहीं कर सकता। विभिन्न पद पर पद ग्रहण करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है व्यवहार में उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति से विवेक से नहीं वरना प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इस प्रकार हमने प्रधानमंत्री के कार्य पढ़े। अब है मंत्रिपरिषद। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। 74वां अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग और संपादन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित मानी जाती हैं। मैंने पहले भी एक दिन बताया था ना कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है जबकि वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री निहित होती हैं। और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श अर्थात सलाह से की जाएगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। मंत्रियों में कार्य विभाजन, अभी ऊपर भी हम यही बातें पढ़ के आए हैं। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उसके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। मंत्रियों का कार्य विभाजन से मतलब है कि मंत्रियों में विभाग बांटना। मैंने पहले भी बोला था कि किसी को गृह मंत्री तो किसी को विदेश मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। वो सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है अर्थात पद छोड़ना पड़ता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। पद ग्रहण करने से पूर्व मंत्री सहित प्रत्येक
प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद यानी मैं प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करूंगा, गोपनीयता मेरे राष्ट्रहित के सभी कार्यों की सूचनाएं मैं गोपनीय रखूंगा, कार्यों की सूचनाएं गोपनीय रखूंगा जो सबके सामने पेश नहीं की जा सकती। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। वैसे हम पढ़ते हैं कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता, क्योंकि लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और ऐसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में लगभग 9 बार हो चुका है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा का कार्यकाल जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है अपने पद पर बनी रहती है। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते, प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों व उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। अब है मंत्रियों की श्रेणियां, यानी मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां 3 होती हैं, ठीक है, जिस पर मंत्रिमंडल या कैबिनेट सदस्य, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। तो मंत्री कितने प्रकार के श्रेणियों के हो गए, 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई हैं। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति मंत्री तथा उप मंत्रियों के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रभाव प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन हो। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री की श्रेणी है, जो कि ज्येष्ठ मंत्रियों के अधीन रहते हैं, यानी राज्य मंत्रियों के अधीन रहते हैं, उस मंत्री की सहायता करते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए कौन आ गया, उप मंत्री। मंत्रिमंडल की शक्तियां और इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, किंतु परंपरागत शब्दावली है और यहाँ तक कि व्यवहार के संबंध में है। मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन भी किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल को भारतीय शासन का क्या कहा जाता है, हृदय। राष्ट्र नीति का निर्धारण करना मंत्रिमंडल का कार्य। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्धारण करना। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल कार्यक्षेत्र नीति निर्धारण तक की ही सीमित नहीं है, वरना इनके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित कर दिए जाने वाले के बाद उसके द्वारा की ही विधि निर्माण का कार्य निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल भी करते हैं। आगे वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति के निर्धारण का कार्य
निर्धारण करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री द्वारा तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है, लेकिन करवाने का कार्य जो होता है ये किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, भारत में वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं और इस प्रकार का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाने हैं। नियुक्ति संबंधी, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष सत्ता में वह पार्टी होती है जो दूसरी श्रेणी में आती है, यानी पक्ष जिसकी सरकार होती है और दूसरी पार्टी जिसका बहुमत तो है लेकिन सरकार नहीं होती। ठीक है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार हमने हमारी संसद के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के 2 अंगों के बारे में पढ़ लिया। अगला टॉपिक हमारा न्यायपालिका का है। सरकार का जो तीसरा अंग है वह है न्यायपालिका, जिस पर हम अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और खुश रहें, घर पे पढ़ें और मन में उठने वाले सवालों के आंसर ढूंढें। आज के लिए